नमस्कार। हॉरर फिक्शन की अंधेरी रोमांचक दुनिया में आज हम एक गहरी नजर डालेंगे हाँ बिल्कुल। आज हम बात करेंगे हॉरर कहानियों की कि ये हमें क्यों डराती हैं, क्यों हम इन्हें पसंद भी करते हैं और ये हमारे समाज के बारे में क्या कुछ कहती हैं। सही कहा। हमारे पास इस पर काफी कुछ है, लेख हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स और कुछ साहित्यिक चर्चाएं भी। तो हमारा मकसद है इस शैली को समझना। ये सिर्फ वो जंप स्केयर्स या डर के झटकों के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे का मनोविज्ञान, इसका इतिहास और ये कैसे समाज का आईना बनती हैं, वो सब जानना है। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, हॉरर है क्या आखिर? हाँ, सीधी सी परिभाषा देखें तो जे एक कडन ने कहा है कि ये वो कहानी है जो पाठक को चौंका दे, डरा दे या फिर घिन और नफरत जैसी भावनाएं पैदा करे। मतलब मकसद साफ है, एक डरावना माहौल बनाना। बिल्कुल। और ये कोई आज की बात नहीं है। नहीं, लोक कथाओं में, हमारी पुरानी कहानियों में हमेशा से डर वाले तत्व रहे हैं। भूत, प्रेत, राक्षस। सही? ग्रीक रोमन कहानियों में भी। लेकिन जो गॉथिक हॉरर है जिसे हम आज पहचानते हैं, उसकी शुरुआत हुई 18वीं सदी में। हाँ, वो हॉरेस वॉलपोल की द कैसल ऑफ ओट्रांटो से 1764 में। बिल्कुल। फिर एन रैडक्लिफ जैसे लेखक आए और फिर आई 19वीं सदी। इसे तो हॉरर का स्वर्ण युग कह सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। मेरी शैली की फ्रैंकेनस्टाइन 1818 में। वो विज्ञान के बढ़ते असर पर एक तरह का सवाल था। फिर जॉन पॉलिडोरी का द वैम्पायर, ब्रैम स्टोकर की ड्रैकुला तो आज भी कितना मशहूर है। और एडगर एलन पो, उन्होंने तो इंसान के मन के अंदर के डर को खोजा। उनकी कहानियां तो वाकई दिमाग घुमा देती हैं। फिर 20वीं सदी आई, पल्प मैगजीन, HP लवक्राफ्ट का वो कॉस्मिक हॉरर। और स्टीवन किंग, उन्होंने तो जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में डर ढूंढ निकाला। कैरी, द शाइनिंग। और फिल्में, स्लैशर फिल्में जैसे हेलोवीन, फ्राइडे द 13th और वो ब्लेयर विच प्रोजेक्ट वाला फाउंड फुटेज स्टाइल। हर दौर में नए तरीके से डराने की कोशिश। पर सवाल ये है कि हम डर का मजा क्यों लेते हैं? ये अजीब नहीं? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। मनोविज्ञान इसके कई कारण बताता है। एक तो है रोमांच, उत्तेजना, थ्रिल जिसे कहते हैं। अच्छा। दूसरा, ये हमें अपनी डार्क साइड, अपनी जो नकारात्मक भावनाएं हैं, उन्हें एक सेफ माहौल में एक्सप्लोर करने देता है। सेफ माहौल मतलब वो प्रोटेक्टिव फ्रेम वाली बात। हमें पता है कि स्क्रीन पर जो हो रहा है या किताब में जो पढ़ रहे हैं वो असली नहीं है, हम सुरक्षित हैं। तो एक तरह का नियंत्रण है हमारे पास। हाँ, नियंत्रण का एहसास। एक और थ्योरी है कैथारसिस की। कैथारसिस यानी भावनाओं का शुद्धिकरण। हाँ, डर और तनाव को अनुभव करके एक तरह की मनोवैज्ञानिक राहत पाना, जैसे रोने के बाद हल्का महसूस होता है। और वो नेगेटिविटी बायस वाली बात भी मैंने पढ़ी थी कि हमारा ध्यान बुरी चीजों पर ज्यादा जाता है। बिल्कुल। फ्रॉइड ने भी इस रुग्ण जिज्ञासा की बात की थी। और एक स्टडी ये भी बताती है कि जिन देशों की GDP ज्यादा है, वहां लोग हॉरर ज्यादा पसंद करते हैं। ये तो काफी रोचक है। शायद बुनियादी जरूरतें पूरी होने पर लोग ऐसे मनोवैज्ञानिक रोमांच ढूंढते हैं। हो सकता है। अब बात करते हैं उन आम एलिमेंट्स की जिन्हें ट्रोप्स कहते हैं, जो हॉरर में बार बार दिखते हैं। हाँ, जैसे वो वीरान घर या कोई शापित चीज जैसे गुड़िया, या किरदारों का ग्रुप से अलग हो जाना, और वो फाइनल गर्ल जो आखिर में बच जाती है। और कहानी के अंत में एक और डरावना मोमेंट। ये ट्रोप्स क्यों काम करते हैं बार बार? क्योंकि ये दर्शकों को एक जाना पहचाना पैटर्न देते हैं। उन्हें पता होता है कि क्या उम्मीद करनी है, जो उन्हें कहानी से जुड़ने में मदद करता है, अजीब तरह से। अच्छा, और डर पैदा कैसे किया जाता है? सिर्फ ट्रोप से तो नहीं होता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें माहौल यानी एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा हाथ है। सेटिंग, जैसे कोई पुरानी हवेली, अंधेरी रात, और सेंसरी डिटेल्स, आवाजें, गंध, स्पर्श, जैसे पो की द रेवन में वो माहौल है। बिल्कुल। और पेसिंग यानी गति और तनाव का संतुलन बहुत जरूरी है। कब कहानी तेज होगी, कब धीमी, कब तनाव बढ़ेगा। और एक होता है मनोवैज्ञानिक हॉरर। हाँ, जहाँ डर बाहर से ज्यादा किरदार के मन में होता है। अविश्वसनीय नरेटर, शक, भ्रम, अंदरूनी लड़ाई, जैसे द येलो वॉलपेपर में। ये तो हुआ व्यक्तिगत डर, लेकिन हॉरर समाज का आईना भी होता है। ये बात भी सामने आई है। बिल्कुल। अक्सर हॉरर कहानियां, खासकर फिल्में, उस समय की सामाजिक चिंताओं और नैतिक घबराहटों को दिखाती हैं। कोई उदाहरण? जैसे नाइट ऑफ द लिविंग डेड,
1968 को अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन के दौर के तनाव से जोड़कर देखा जाता है। अच्छा। या फिर 70 के दशक की द एग्जॉर्सिस्ट या कैरी को महिला सशक्तिकरण या उसके डर से जोड़ते हैं। और हाल की गेट आउट तो सीधे सीधे नस्ल और वर्ग के मुद्दों पर थी। हाँ, और राक्षस भी अक्सर किसी न किसी चीज के प्रतीक होते हैं, जैसे ड्रैकुला को पुराने भ्रष्ट अभिजात वर्ग का प्रतीक माना गया। तो ये कहानियां सिर्फ डराती नहीं बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर करती हैं। अच्छा, इनके अंत कैसे होते हैं? क्या हमेशा हीरो जीतता है? जरूरी नहीं। रामी उंगर ने 3 तरह के अंत बताए हैं जी। एक है खुशनुमा अंत, जहां बुराई हार जाती है पर हीरो शायद भावनात्मक रूप से घायल हो जाता है, जैसे मिजरी में। ठीक है। दूसरा है अस्थायी राहत, मतलब लगता है कि राक्षस खत्म हो गया पर वो लौट आता है, सीक्वल की पूरी गुंजाइश, जैसे नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट। और तीसरा सबसे डरावना होगा शायद। हाँ, तीसरा है राक्षस की जीत, जहां बुराई ही जीत जाती है, जैसे सिनिस्टर फिल्म में। ये दर्शकों को काफी बेचैन कर सकता है। तो कुल मिलाकर हॉरर सिर्फ डर और झटकों से कहीं ज्यादा गहरा मामला है। बिल्कुल, इसमें इतिहास है, मनोविज्ञान है, समाज का प्रतिबंध है। यह हमें रोमांच देता है, कैथारसिस देता है और उन विचारों से सामना करवाता है जिनसे हम शायद बचना चाहते हैं। अगर श्रोताओं को और गहराई में जाना हो तो किन लेखकों को पढ़ना चाहिए? क्लासिक्स में एडगर एलन पो तो हैं ही, शर्ली जैक्सन की द लॉटरी या द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस, एम.आर. जेम्स की भूत कथाएं, हेनरी जेम्स की टर्न ऑफ द स्क्रू, शार्लेट पर्किंस गिलमैन की द येलो वॉलपेपर, ये कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। शानदार सुझाव। और जाते जाते एक सवाल हम सब के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। आज की जो हॉरर कहानियां बन रही हैं, चाहे वो फिल्में हों, वेब सीरीज या किताबें, वो हमारे आज के समय के किन गहरे अनकहे डरों को दिखा रही हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद यही हॉरर की असली ताकत है।